मेरी वालदा साहबा ने, अल्लाह ताला मेरी वालदा साहबा को सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने ना 2 बकरियां रखी हुई थी तो वो बेच दी। उन्होंने कहा बेटा आप दाखिला ले लो, अगर आप मुश्किलों के सामने ज़ेर हो जाएं तो फिर आप बहानों के पीछे छुपते हैं। 3 दिन क्लास भी पढ़ता था कॉलेज जाके, और 3 दिन में बस में कंडक्टरी भी करता था। और इसमें मेरी वालदा, मुझे याद पड़ता है कि मुझे 1 हफ्ते का 250 रुपया देती थी, और मैंने वो 250 रुपए में कैंटीन खाना पीना होता था। मैं वहाँ पे 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे कहा कि जी पानी का गिलास लेके आए किसी ने, क्योंकि वो कंडक्टर पानी भी सर्व करता था। तो अक्सर कंडक्टर के कपड़े, वो गाड़ी का जो तेल शेल जो है वो ऑयल वगैरह की वजह से गंदे हुए होते हैं। तो उन्होंने ऐसे सलूक किया कि शायद कि मैं जो है ना, मुझे बड़ा तनबीह करके कि अपने हाथ धो लेना पहले। यानी मुझे बड़ा लगा कि ये सारी जिंदगी यही काम करना है कि जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। बड़े खुश होते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरी वालदा साहबा, मेरे वालिद साहब, जब लोग उनको ये कहते हैं कि अंकल वो कहे आपके बेटे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, हमारा ये काम है। आज अल्लाह का शुक्र है, मुझे हर बड़ा चैनल, जियो न्यूज से लेके मेन पाकिस्तान का स्ट्रीम लाइन का चैनल है, वो दीगर तमाम चैनल कानूनी माहिर के तौर पे लेते हैं। और मैं उस्ताद भी हूँ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्लिम लीग नून लॉयर फोरम पाकिस्तान का मैं नायब सदर हूँ। अब वो लोग जो आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, अब जब वो आपसे मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? हर बंदा खुश होता है जिससे मुझे कोई डिफरेंस भी था या कोई मुझसे नाराज भी था। जब नसीर भाई आपको लॉ की डिग्री मिल गई, सबसे पहले आपने किसको बताया और वो फीलिंग्स क्या थी वो बताइए जरा। मैंने रिजल्ट वेटिंग था उस वक्त मैंने फिर अपने चाचा जी अंकल जो है उनकी बस में कंडक्टरी शुरू कर दी। तो मैंने 3 महीने कंडक्टरी करके इतने पैसे कमा लिए थे कि मैं आगे तालीम भी जारी रख सकता हूँ। यानी कि खानदान से पैसे इकट्ठे करके आपने अपनी लॉ की एडमिशन की पहली फीस जी मैंने वो फीस जमा करवाई। फिर मुझे पता था कि फैमिली में मजीद सकत नहीं है कि वो मुझे पढ़ाए, तो फिर मैंने जो है ना, मेरे चाचा जी अल्लाह उनको वरीक़ रहमत करे, वफात पा गए हैं, उनकी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का वो काम करते थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो मैं उनकी बस में ना एज अ कंडक्टर जाना शुरू कर दिया। ये हर कोई ये सोचता है कि कामयाबी के लिए आपके पास ढेरों वसाइल होना चाहिए, यानी आपके जो ख़ानदान है वो कोई रईस ज़्यादा होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास हर तरह के वसाइल हों तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराऊंगा जो कि इस वक्त एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिनका नाम चौधरी नसीर अहमद कम्बो है। ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गए, हम इनसे इनकी कहानी जानते हैं कि ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे बने, इन्होंने ये रास्ते कैसे तय किए। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास वसाइल की कमी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है, तो उन सब के लिए ये नसीर कम्बो साहब कुछ पैगाम भी देंगे, हम इसे जानेंगे। नसीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा लगता है आपको एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहलवाने पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुदा ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि वकालत की मेराज है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में, जुलाई 2024 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इनरोल्ड हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ये बताने का मकसद सिर्फ जो है ना, जो नई नौजवान नस्ल है ना, ये सारी गुफ्तगू उनके लिए मैं समझता हूँ मोटिवेशन होगी। क्योंकि मैं एक मतवसत फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरी फैमिली में कोई तालीम का भी इतना रुझान नहीं था। मेरे वालिदैन जो है वो तालीमी याफ्ता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मैं 1980 की मेरी पैदाइश है, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का एक कस्बा है मानावाला, और उसके साथ बोले का गाँव है हाथी आना। तो मैंने वहाँ पे जो है वो मैं 5वीं क्लास तक मैं अपने गाँव के जो प्राइमरी स्कूल था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाथियाना, वहाँ पे जो है वो टाट स्कूल पे जो है वो पढ़ा। और फिर मैं जो है वो 6ठी क्लास में गवर्नमेंट हाई स्कूल मानावाला में फिर मैं चला गया, दाखिला लिया। तो उसके बाद 7वीं क्लास में मैं पहुंचा तो मेरे वालिद साहब की शॉप थी कपड़े की, तो वही हमारे घर की जो है वो जमा पूंजी थी, और उसी से फैमिली का निज़ाम चलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि 1994 में मेरा ख्याल है या 5 में मेरे वालिद साहब की दुकान जो थी कपड़े की, वो रात को डकैती हो गई, छत फाड़ के जो है वो सारा कपड़ा जो है वो ले गए। फिर उसके बाद हमारे फैमिली में ना जो है वो ना ख़त्म होने वाली जो है ना गुर्बत या फाइनेंशियली क्राइसिस जो है ना वो पैदा हो गए। मैं बहन भाइयों में बड़ा था, मेरी सिस्टर बड़ी है, उसके बाद मैं बड़ा हूँ, तो 5 बहन भाई मुझसे छोटे थे।
तो फिर बहुत प्रेशर था वालदैन पे भी। अच्छा नसीर भाई, जब इतनी मुश्किलें पड़ जाए ख़ानदान पे और आप घर के बड़े बेटे भी हों, तो पहला ख्याल तो यही आता है कि यार छोड़ो पढ़ाई को, पढ़ के क्या करना है, फ़िलहाल फैमिली की सपोर्ट के लिए कुछ छोटा मोटा काम करो ताकि घर का निज़ाम चलता रहे। तो आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया उस वक़्त? देखिए, मैं उस वक़्त छोटा था, 7वीं क्लास में था। मेरे वालिद साहब ने जैसे भी था दुकान को दोबारा जो है वो कर्ज़ पकड़ के जो है वो दुकान में कपड़ा वगैरह डाला, लेकिन वो कर्ज़ का था तो इसलिए बड़ा मुश्किल से गुज़ारा होता था। तो जब मैंने मैट्रिक की ना, उसके बाद फिर बड़ा प्रेशर आ गया मेरे पे कि अब आप कोई काम करें तो ताकि फैमिली जो है वो उसका उसका हाथ बटाएं। और बिल्कुल ये प्रेशर बिल्कुल जायज़ था, जेन्युइन था, लेकिन मेरा ये था कि मैं साथ तालीम जारी रखूं। तो मेरी वालदा साहबा ने, अल्लाह ताला मेरी वालदा साहबा को सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने ना 2 बकरियां रखी हुई थी तो वो बेच दी। उन्होंने कहा बेटा आप दाखिला ले लो। तो मैंने शेखुपुरा में इंटर यानी मैंने C.Com D.Com होता था, यानी डिप्लोमा होता वालदा था। ने 2 बकरियां बेचकर आपको दाखिला लेके जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वालदा साहब ने, मुझे याद है 1052 रुपये फ़ीस थी गवर्नमेंट का जो कमर्शियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है शेखुपुरा में, वहाँ पे मैंने दाखिला लिया। तो वो पहले साल की फ़ीस 1000 रुपया थी, दूसरे साल की कोई 700 रुपया थी सरकारी फ़ीस। बाकी जो है वो आते थे डेली बस पे बैठ के, स्टूडेंट बन के तो चले जाते थे। तो उसके बाद जब मेरे इंटर हो गया ना, तो फिर मुझे पता था कि फैमिली में मज़ीद सकत नहीं है कि वो मुझे पढ़ाए। तो फिर मैंने जो है ना, मेरे चाचा जी अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वफ़ात पा गए हैं, उनकी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का वो काम करते थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो मैं उनकी बस पे ना एज अ कंडक्टर जाना शुरू कर दिया। ये 99 की बात है। 99 आप लाहौर आ गए? नहीं, 99 में मैं लाहौर नहीं आया था। ठीक है। ये मैं वहाँ से मानावाला से ही फैसलाबाद की तरफ मैंने मूव किया। और मैंने जब इंटर के पेपर दिए थे ना C.Com D.Com के, तो फिर मैंने रिज़ल्ट वेटिंग था उस वक्त मैंने फिर अपने चाचा जी अंकल जो है उनकी बस पे कंडक्टरी शुरू कर दी। तो मैंने 3 महीने कंडक्टरी करके इतने पैसे कमा लिए थे कि मैं आगे तालीम भी जारी रख सकता हूँ और घर वाले फैमिली जो है वो उनकी भी मैं मदद कर सकता हूँ। तो फिर मैंने जो है वो 2 साल वहीं पे जो है वो फैसलाबाद अब्दुल्लापुर गवर्नमेंट कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज था फैसलाबाद अब्दुल्लापुर में, उसके सामने ही AC कोचेज़ का, कोचस्थान का या दीगर कंपनियों का अड्डा था। तो मैं 99 से लेके 2001 तक, और मैं B.Com डेली 3 दिन क्लास भी पढ़ता था कॉलेज जाके, और 3 दिन में बस में कंडक्टरी भी करता था। और इसी तरह ये 2 साल का सफ़र जो था, मेरे तालीमी अखराजात या फैमिली जो है वो उसकी भी जो है वो कंपनसेशन होती रही। फिर जब मैंने B.Com कर लिया तो फिर तो ये था कि एक आपके पास प्रोफेशनल डिग्री आ गई है अकाउंट्स की। तो फिर मैं लाहौर में जॉब ढूंढने आ गया कि मैंने कहा चले कोई काम करते हैं। जब आपने B.Com की डिग्री कंप्लीट की, इन तमाम तर हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद, तो क्या फीलिंग थी इस वक्त? देखें जी, ये अल्लाह ताला का शुक्र है, वालिदैन की दुआएं हैं और शुरू से मोटिवेशन थी। मुझे ये कहते थे कि ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है, जहाँ पे आप कंडक्टर बने हुए हैं, ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप तालीम जारी नहीं रख सकोगे। ये एक ऐसा जो है वो डिपार्टमेंट है कि यहाँ पे जो आया है यहीं का होके रह गया है। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा ना, उस 2 साल की कंडक्टरी के दौरान वहाँ पे जो वाक़यात आए हैं उसने मुझे बड़ी मोटिवेशन दी। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे कहा कि जी पानी का गिलास लेके आए किसी ने, क्योंकि वो कंडक्टर पानी भी सर्व करता था। तो अक्सर कंडक्टर के कपड़े वो गाड़ी का जो वो तेल शेल जो है वो ऑयल वगैरह की वजह से भी गंदे हुए होते हैं। तो उन्होंने ऐसे सलूक किया कि शायद कि मैं जो है ना, मुझे बड़ा तनबीह करके कि अपने हाथ धो लेना पहले। यानी मुझे बड़ा लगा कि ये सारी ज़िंदगी यही काम करना है कि जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो फिर मैंने ठान ली कि मैं ये काम टाइम बीइंग कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने जहाँ जैसे मौका मिला तो मैंने इस प्रोफेशन में नहीं रहना, निकल जाना है। और यही वजह हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं B.Com पास कर लिया काम के साथ। फिर मैंने लाहौर का रुख कर लिया और मैं लाहौर आ गया। फिर मैंने यहाँ आके एक जॉब की B.Com बेस पे। मुझे जो है वो यहाँ मेरे अजीज़ थे, मैं उनके घर ठहरा, उन्होंने मुझे जो है वो यहाँ जो है वो ये जॉब ढूंढने में मेरी मदद की। ये हाफिज़ स्वीट्स लालखू वाले, इनकी स्वीट्स की शॉप्स थी लाहौर में ना मुख्तलिफ जगहों पे, तो इनका जाके शॉप पे जाके ऑर्डर करना होता था। और ये जॉब साथ मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया, हमायत इस्लाम लॉ कॉलेज में ना, तो वहाँ पे भी नॉमिनल 9200 फीस थी। मुझे पहली दफ़ा याद पड़ता है। और मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि वो पैसे भी मुझे जो थे 9200 में पहली किस्त जो 4800 थी ना, वो 3000 मेरी खाला ने दी और 1800 रुपया मेरे दादाजी ने दिया। वो मैंने पैसे जमा करवाए। यानी कि खानदान से पैसे इकट्ठे करके आपने अपनी लॉ एडमिशन की पहली फीस जमा जी, मैंने वो फीस जमा करवाई।
फिर मुझे नहीं पता था कि मैंने अब आगे फीसें कैसे देनी है, रहना कैसे है। वो जो जॉब मैंने की थी वो जॉब भी जो है वो इतनी टफ थी कि सुबह 9 से शुरू होकर रात 12 बजे तक थी। जो मैंने लॉ में दाखिला लिया था, ना मैं क्लासें पढ़ सकता था, तो वो मेरी ज़िंदगी का जो लाहौर में आने का मकसद था, जो कुछ बनने का मकसद था, वो मुझसे पूरा होता नज़र नहीं आया। फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। लॉ की स्टडी जो है वो मैंने कंटिन्यू जारी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो हमायत इस्लाम लॉ कॉलेज में मैंने 3 साल लॉ किया और वहाँ पे भी मैंने फिर स्कॉलरशिप मुझे मिल गई वहाँ से। अच्छा। और मैंने वो स्कॉलरशिप पे किया लॉ और वहाँ पे भी मेरे मोशन है, सच्ची बात यानी है, कि रास्ते बनते चले रास्ते गए। बनते गए। लॉ कॉलेज में इकराम गुज्जर साहब मेरे बड़े भाई, उनका मेरे साथ गाँव था, उन्होंने मुझे बड़ा फैसिलिटेट किया। फिर उसके बाद जो है वो मेरे वालिद साहब के कज़न है साबिर कंबोज साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी में होते हैं, उन्होंने मुझे बड़ा फैसिलिटेट किया, मदद की कि मुझे यहाँ एक हॉस्टल था लाहौर में, वहाँ पे उन्होंने मुझे जो है वो जॉब के लिए भेजा, तो मैं वहाँ रहा। तो बस मेरी वालदा, मुझे याद पड़ता है कि मुझे एक हफ्ते का 250 रुपया देती थी और मैंने वो 250 रुपये में कैंटीन खाना पीना होता था। मैं वहाँ पे बस जगह पे महदूद रहता था, मैं आता जाता कहीं नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। कॉलेज जाना मैंने वैगन पे बैठ के एज अ स्टूडेंट जाना, लेकिन कॉलेज में मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम शफीक उस्ताद, मैं उनको सल्यूट पेश करूँगा, राजा शाहिद इकबाल साहब, वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में, और मुझे बड़ा इनकरेज करते हैं और अब जब देखते हैं बहुत मोटिवेट करते हैं। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मैंने वकालत करनी है, तो उन्होंने मुझे फिर मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह जन्नत नसीब करे ख्वाजा फ़हीम इजाज़ मरहूम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे, दहशतगर्दी की अदालत के साहब का जज भी रहे थे, तो मुझे उनके पास जो है वो एज अ वकालत सीखने के लिए वहाँ उन्होंने छोड़ दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्ताद मोहतरम का चाहता शागिर्द था और वो 2004 से लेकर 2013 तक मैं उनके साथ रहा, उनसे वकालत सीखी। वो एक अच्छे वकील होने के साथ साथ बहुत बड़े इंसान थे। जब नसीर भाई आपको लॉ की डिग्री मिल गई तो सबसे पहले आपने किसको बताया और वो फीलिंग्स क्या थी वो बताइए ज़रा। देखिए, जब मेरी लॉ की डिग्री मिली है ना, मुझे याद है कि मेरा जब LLB पार्ट 3 पास हुआ ना, तो मैं सरगोदे अपने मामुओं की तरफ गया हुआ था। तो मैं आया तो मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया। मैंने पता किया, घर आया तो मेरी वालदा साहबा, वालदैन, फैमिली बड़ी खुश हुई कि इतने मुश्किल हालात में भी, हालांकि हम तो इसको कह रहे थे कि तालीम जारी ना रखो, लेकिन इतने कठिन हालात में भी हमारे बेटे ने अगर तालीम जो है वो जारी रखी है और लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो बड़े खुश थे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद फिर मैंने अपने उस्ताद मोहतरम ख्वाजा फ़हीम इजाज़ मरहूम उनको ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज नसीर बनने से एडवोकेट नसीर कम्बो बनने तक का ये जो सफ़र था, इसमें आपने हमें जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनके मतलब तो सब बताया, जिन लोगों ने आपके रास्ते में रोड़े अटकाए उनके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, जो रोड़े भी अटकाते हैं ना, मैं समझता हूँ वो आपके मौसम ही होते हैं, इस लिहाज से कि आप उनकी जो है वो उस डिस्करेजमेंट को पॉजिटिवली लेते हुए अपने आप को मोटिवेट करें, ना कि आप उन रोड़ों का जवाब रोड़ों की सूरत में दें। तो मैंने, जिसने अगर मुझे टफ टाइम भी दिया, तो मैंने जो है वो उससे कोई सबक सीखा। कोई किस्सा बताएं ना, मतलब कोई वाकया बताएं जरा हमें। देख, मुनासिब, आपने किसी से कोई मदद मांगी, उसने कहा कि चल दौड़ जा, कोई नहीं है? नहीं, मैं देखिए पता बात क्या है, ये मैं समझता हूँ कि किसी की अगर आप कहेंगे नेगेटिविटी में आती है, लेकिन मैं माशरे को यह मैसेज दूंगा कि अगर आपके कुर्बो जवार में अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है बट सफ़ेद पोशी है, तो आप उनकी इस ऑनरेबल तरीके से मदद करें, क्योंकि बच्चे बच्चियां जो है ना, जिनको आप पढ़ने के लिए अकोमोडेट करते हैं, मदद करते हैं, ये कौम का सरमाया है। अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए सर्व करते हैं। तो मुझे जिन दोस्तों ने, भाइयों ने मेरी मदद की है, उन पर वो मेरे मौसन है। और मैं जब वकालत में आ गया तो 20 साल का सफ़र यहाँ गुजारा, मुझे बहुत ज़्यादा मावनत रही, मैंने अदालतों में बहुत सीखा। फिर मैं लॉ कॉलेज में एज अ उस्ताद पढ़ाना शुरू कर दिया, 14 साल से अब मैं पढ़ा रहा हूँ और लाहौर लॉ कॉलेज में मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी बड़ी इज्जत मिलती है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना। अब वो लोग जो आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, अब जब वो आपसे मिलते हैं तो कैसे मिलते हर हैं? बंदा खुश होता है, जिससे मुझे कोई डिफरेंस भी था या कोई मुझसे नाराज भी था, या जो कोई फर्जे समझते हैं कि वो पहले कैसे नहीं मिलते खुश थे थे। और अब कैसे मिलते हैं? देखिए, पहले को तो मैं भूल ही गया हूँ ना। मतलब बात यह है कि आप मुश्किल वक्त जो है ना उसको भूलें, अगला वक्त जो है वो उसको शानदार बनाएं, वो आपकी यादगार बन जाता है। लेकिन अगर आप मुश्किल वक्त में मेहनत नहीं करते, बल्कि आप भी जेलसी में चले जाते हैं, शरीकापन में चले जाते हैं, तो फिर आप वही के होके रह जाते हैं।
तो चीज़ों को, मुश्किलात को मेहनत की सूरत में फेस करके आगे निकले, वो आपकी मेमोरेबल मोमेंट्स बन जाते हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है, मुझे हर बड़ा चैनल, जियो न्यूज़ से लेके मेन पाकिस्तान का स्ट्रीम लाइन का चैनल है, वो दीगर तमाम चैनल कानूनी माहिर के तौर पे लेते हैं। और मैं उस्ताद भी हूँ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्लिम लीग नून लायर फोरम पाकिस्तान का मैं नायब सदर हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें बग़ैर वसाइल के और बग़ैर कोई इस तरह की जो है वो मोटिवेशन के वालदैन अक्सर बच्चा बैकग्राउंड कोई नहीं, वालदैन पढ़े लिखे कोई नहीं था, फैमिली की में इतना एजुकेशन की बाबत रुझान नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ ये मेरे अल्लाह ताला का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे माँ बाप की वो लॉन्ग स्टैंडिंग सब्र है कि जो मैंने उनको मुश्किल वक्त में भी मैं पढ़ता रहा, हालांकि उनको ज़रूरत थी कि मैं काम करूं, मैंने काम किए भी। लेकिन आज बड़े खुश होते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरी वालदा साहबा, मेरे वालिद साहब, जब लोग उनको ये कहते हैं कि अंकल वो कहे आपके बेटे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, हमारा ये काम है, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। और मेरे गांव में यकीन करें कि लोग जो है ना बतौर मिसाल अपने बच्चों को, जब जिनके वसाइल नहीं होते, तो वो मुझे एज आ एग्जाम्पल कोट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं आगे अल्लाह ताला सबको तरक्कियाँ दे, जो मुझे दे दिया है ये भी मेरी औकात से बढ़ के है। तो ज़िंदगी बामकसद होनी चाहिए, मेहनत, स्ट्रगल और मशक्क़त वाली होनी चाहिए, और उसके बाद आप कुछ बन जाएं और माशरा आपको बतौर रोल मॉडल प्रेजेंट करे। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी का हासिल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मुझे फील होती है जब लोग इस वजह से अपनी मेहनत छोड़ देते हैं कि यार वसाइल नहीं है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मतलब 100 तरह के जो बहाने हैं वो दिमाग में बना लेते हैं कि यार अच्छा इस वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मुश्किलें होती हैं, अगर आप मुश्किलों के सामने ज़ेर हो जाएं तो फिर आप बहानों के पीछे छुपते हैं। तो मेहनत करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुदा ताला की कुदरत खोलती है। तो लिहाजा मैं अपनी स्टोरी आपके सामने जो पेश की है, तो मुझे तो हर मुश्किल चीज़ ने मोटिवेशन दी है। तो मैं जो है माशरे को, नौजवानों को, बच्चों को जो इस फेज से गुजर रहे हैं, वो कोशिश करें कि वो ऐसी कंपनी में बैठें जहां उन्हें मोटिवेशन मिले, इनकरेजमेंट मिले। ऐसी कंपनी या ऐसे लोग जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको जो है वो डिमोरलाइज करते हैं, ये काम नहीं आप कर सकते, पढ़ाई छोड़ दो, बिल्कुल उनके पास ना बैठें। तो लिहाजा ये जो मोटिवेशन है, ये जो कंपनी है, इनकरेजमेंट जो है, ये आपको कहीं से कहीं ले जाती है। अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, या अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़तों से नवाजा है, ये उन सब दोस्तों का, बहन भाइयों का, जिन्होंने कदम कदम पे मुझे मोटिवेट किया, इनकरेज किया, ये सारा सिरा उनको जाता है। तो मुझे तो कभी डिमोरलाइजेशन आने से पहले कोई ना कोई ऐसी मोटिवेशन और इनकरेजमेंट जो है किसी दोस्त बहन भाई की, जो है वो सारी परेशानियां जो हैं वो मैं समझता हूँ उस मोटिवेशन के पीछे जो है वो ख़त्म हो जाती है, छुप जाती हैं। देखिए जी, अगर आप ये सोचते हैं कि जनाब मेरे पास वसाइल नहीं है, चीज़ें नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं है मेरे पास तो मैं ये नहीं कर सकता, तो उन सब की मिसाल आपको बताने का मकसद ये है कि जो एडवोकेट नसीर कब्बो साहब हैं, इन्होंने अपनी कहानी आपके सामने रखी है कि अगर आप मेहनत करें तो बाकी तमाम जो रास्ते हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे। आपकी नीयत साफ़ हो, आपका दिल साफ़ हो और आपकी मेहनत 100% हो, तो फिर कामयाबी आपके रास्ता नहीं रोक सकती। तो लिहाजा मेहनत करें, बहाने ना करें।